हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मेमोग्राफी के बारे में। मेमोग्राफी जो होती है ये ब्रेस्ट के एक्सरे के लिए की जाती है। अब मेमोग्राफी को अपन दो जगह सेपरेट करके पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अपन इसका डायग्नोस्टिक पार्ट और दूसरा पढ़ते हैं इसकी मशीन का पार्ट। सर, मशीन का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जो एक्सरे मशीन होती है उसके द्वारा जो ब्रेस्ट है उसका एक्सरे नहीं किया जा सकता। इसके लिए अलग से जो मशीन होती है वो डिजाइन होती है। सर, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले अपन एक बार ब्रेस्ट के बारे में देखते हैं, उसके बाद में अपन समझते हैं कि जो नॉर्मल एक्सरे मशीन है उससे ब्रेस्ट का एक्सरे क्यों नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेमोग्राफी के बारे में। जब भी मेमोग्राफी वर्ड आए आपके दिमाग में सीधी सी चीज क्लिक होनी चाहिए, एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। मेनली किसके लिए? फीमेल्स के लिए। ठीक है, अपन ब्रेस्ट की यदि डिजाइन देखिए तो ब्रेस्ट की जो डिजाइन होती है वो यूं होती है। यदि ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो यूं होती है, मेमरी ग्लैंड्स वगैरह होती है। तो देखिए, एक पार्ट जो होता है ये होता है चेस्ट वॉल साइड, और दूसरी जो होती है वो होती है निप्पल साइड। इन दोनों में फर्क क्या होता है? चेस्ट वॉल साइड जो होता है वो वाला पार्ट थिक होता है, देखिए, और ये निप्पल वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? थिन होता है। अब सोचो, एक तरफ जो ब्रेस्ट की साइज है वो क्या है? थिक है, और दूसरी तरफ क्या है? थिन है। इसका मतलब जो एक्सरे देने पड़ेंगे वो भी अपने को क्या देने पड़ेंगे? अलग अलग देने पड़ेंगे। इधर थिक की तरफ जो अपन एक्सरे देते हैं वो हाई इंटेंसिटी वाले देते हैं, हाई इंटेंसिटी, और इधर देते हैं अपन लो इंटेंसिटी वाला एक्सरे। और ये जो दोनों चीज है इसको एक टर्म्स के द्वारा डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं अपन हील इफेक्ट। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हील इफेक्ट। यदि आपने हील इफेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस YouTube चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जरूर देख ले कि हील इफेक्ट अपन जो बोलते हो किसको बोलते हैं। क्योंकि अपन यहाँ पर हील इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ने वाले, अपन केवल मेमोग्राफी के डायग्नोस्टिक वाला जो पार्ट है उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अपने पास में यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्सरे की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। जबकि यदि अपन क्या करें, नॉर्मल एक्सरे की यदि अपन बात करें तो कैसे आती है? एक्सरे उसके अंदर यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस होती है, यूं। इस वजह से नॉर्मल एक्सरे मशीन के द्वारा क्या नहीं किया जाता? इसका एक्सरे नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश करते हैं कि साहब इसको क्या किया जाए? सिमेट्रिकल किया जाए, मतलब यूनिफॉर्म किया जाए, एक जैसा किया जाए। तो इसके लिए काम में लेते हैं अपन कंप्रेशन पेडल। क्या काम में लेते हैं? कंप्रेशन पेडल। ये कंप्रेशन पेडल क्या होता है? नीचे सपोर्ट होता है यूं, और ऊपर की तरफ ये लगा हुआ रहता है। इसको जब अपन प्रेस करते हैं तो ये जो ब्रेस्ट हो जाता है वो यूं हो जाता है, तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इस वजह से अपन क्या करते हैं, अलग से एक मशीन डिजाइन करते हैं इसके लिए। तो मशीन के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, अपन केवल इसके एक फैक्टर पे बात करेंगे, डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, तो अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेमोग्राफी के बारे में। तो मेमोग्राफी क्या होती है? ब्रेस्ट की जो एक्सरे होती है उसके लिए काम में लेते हैं अपन, देखिए। और ये क्यों काम में ली जाती है? कैंसर डिटेक्शन के लिए। कैंसर वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो वो पूरा देख लीजिए कि जो कैंसर सेल होती है वो नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंस होती है। ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल इस यूट्यूब चैनल पर, और वहां पे पूरा डिटेल से बताया गया है कि नॉर्मल सेल और जो कैंसर सेल होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैंसर सेल होती है वो कितनी तेजी से ग्रो करती है। ठीक है, अब उसमें पढ़ेंगे बेटा अपन टाइप्स की मेमोग्राफी कौन कौन से टाइप की होती है। दूसरा इंडिकेशन, मतलब क्यों किया जाता है। उसके बाद में बायराइड क्लासिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये मेमोग्राफी का जो डायग्नोसिस होता है वो करना सिखाता है अपने को, जो बायराइड सिस्टम होता है ये। ठीक है, बाद में अपन पढ़ेंगे फिर क्या एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, पेशेंट प्रिपरेशन, और ये सब चीजें अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन साहब इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आपको ये लिखना है, ये ब्रेस्ट के एक्सरे के लिए किया जाता है। सर, ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है वो किस लिए किया जाएगा? देखिए, या तो उसमें मासेस बन जाए या लम्प्स बन जाए, मतलब गांठे बन जाए अल्टीमेट, यदि अपन बात करें तो। ठीक है कि नहीं?
उसके लिए ही किया जाता है। तो डेफिनेशन देखिए क्या है, मैमोग्राफी स्पेशलाइज्ड एक्सरे इमेजिंग टेक्निक यूज्ड फॉर एग्जामिन द ह्यूमन ब्रेस्ट, ठीक है, फीमेल के लिए। क्लियर है? इट इज प्राइमरीली टूल यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस फॉर ब्रेस्ट डिजीज। देखिए डिजीज हमेशा कोई जरूरी नहीं कि साहब उसके कैंसर ही हो, और स्पेशली यदि अपन मेनली बात करें तो किसके लिए बात करेंगे, कैंसर के लिए। लेकिन हर बार ऐसा कोई जरूरी नहीं हो कि साहब कैंसर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि यदि आपने कैंसर वाला वीडियो यदि नहीं देखा इस यूट्यूब चैनल पे, वो भी देख लीजिए आप, क्योंकि वहां पर बताया गया है जो ट्यूमर होती है वो दो तरीके की होती है, एक बिनाइन होती है और दूसरी मैलिग्नेंट होती है। बिनाइन ट्यूमर को मैलिग्नेंट बनने में कैसे वो बनती है और कितना टाइम लगता है, ये अपन उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत डिटेल अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इट कैन ओपन आइडेंटिफाई abnormal growths or lumps year before they can be felt the doctors or। अब सुने ध्यान से, मैंने अभी अभी बताया बेटा सबसे पहले क्या होंगे बेटा, ऐसा नहीं डायरेक्ट ही कैंसर हो जाता है पेशेंट को, ऐसा कभी नहीं होता है, ये धीरे धीरे ग्रो करता है। जैसे मान के चलो सबसे पहले क्या होंगे साहब, लम्प्स बनेंगे, छोटी छोटी नोट्स बनेगी, नोट्स बनने के बाद में क्या होगा साहब, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, ग्रोथ बहुत ज्यादा होने के बाद में ये क्या बनेगी, ट्यूमर बनेगी। ट्यूमर बनने के बाद में क्या होंगे साहब, इसकी दो स्टेटेस रहेगी, एक आएगी बिनाइन आएगी और दूसरी क्या आएगी, मैलिग्नेंट आएगी। मैलिग्नेंट हमेशा हार्मफुल होती है बेटा, ये ध्यान रखिए। बिनाइन जो वाला पार्ट होता है ना, ये नॉन कैंसरस होता है, मतलब आप इसको बॉडी से निकलवा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को, लेकिन इसको यदि निकलवाओगे तो हो सकता है आसपास की जो सेल्स हो जाए वो क्या हो जाए, कैंसरस हो जाए। तो ये दो पार्ट इसके होते हैं। अब पर्पस देखिए सब क्यों किया जाता है, ये तो ये पर्पस वही है जो अपन इंडिकेशन में बात करेंगे। सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सबसे पहले कैंसर का डिटेक्शन इसी के द्वारा किया जा सकता है। यदि डॉक्टर को 1% भी चांस ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले क्या करवाएगा, मेमोग्राफी करवाएगा। यदि ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि साहब इसके कैंसर ही है, तो फिर वो बायोप्सी वगैरह के लिए, सीटी एमआरआई के लिए, इनके लिए जाता है। ठीक है, आगे देखिए डिटेक्शन ऑफ लम्प्स और मासेस। ठीक है, ये जो लम्प्स होते हैं बेटा ये सॉफ्ट टिश्यूज के लिए होती है, ठीक है, जबकि मासेस जो होती है ये जो सॉलिड पार्ट होता है उसके लिए काम में लेते हैं अपन। तो दोनों में फर्क होता है लम्प्स और मासेस के अंदर। ये कठोर वाला पार्ट हो जाता है, ये सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, सॉफ्ट टिश्यू वगैरह इकट्ठे होके और ये कठोर वाला हो, कठोर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार होती नहीं ट्यूमर देखा करो स्टार्टिंग में तो बहुत आराम से पास हो जाती है, बाद में क्या हो जाती है धीरे धीरे वो क्या होती है गाढ़ सी बढ़ने लग जाती है, उसमें तो टफ पार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं पर मासेस। आगे देखिए इवैल्यूएशन ऑफ निप्पल डिस्चार्ज। आगे देखिए बेटा रूटीन स्क्रीनिंग इन वुमेन, ये एक रूटीन टेस्ट के तौर पे भी करवा सकते हैं। जैसे होता है नहीं कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रूटीन टेस्ट करवाते हैं बॉडी के, जैसे सीबीसी हो गई, टीएसएच वगैरह, ब्लड शुगर, रैंडम शुगर वगैरह, ये वाली सब चीजें करवाते हैं। वैसे ही जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, इसको स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में लेती है। हो सकता है नहीं हो लेकिन फिर भी वो करवाती है कि ऐसी कोई आगे प्रॉब्लम नहीं हो। तो पर्पज इसका देखिए। आगे देखिए अपने पास में जो टाइप्स होते हैं, मेमोग्राफी के जो टाइप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। मेमोग्राफी की यदि अपन टाइप की बात करें तो मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक होती है स्क्रीनिंग, दूसरा अपने पास में होता है डायग्नोसिस। ये अर्ली डिटेक्शन के लिए किया जाता है, और यदि ये हुआ तो फिर क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा यह ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन स्क्रीनिंग मेमोग्राफी की यदि अपन बात करें तो किस किस कंडीशन में की जाएगी, देखिए परफॉर्म एज ए रूटीन चेकअप। मैंने अभी अभी बताया बेटा वुमेन्स किस रूप में करवाती है, इसको रूटीन चेकअप के रूप में करवाती है। जैसे बहुत सारे पेशेंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं कि बॉडी का सब रूटीन चेकअप करवा लेता हूँ, महीने में 6 महीने में या साल भर में करवाते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में। फॉर वुमेन who have no sign or symptom, no sign or symptom का मतलब समझ गए, उसको कोई ऐसा आभास नहीं हो रहा कि बीमारी है। जैसे कई बार जो फिटनेस लोग, जो फिट एंड फाइन लोग होते हैं वो भी करवाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, जिम वगैरह करते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी वो साल के एंड में क्या करवा लेते हैं, अपना बॉडी चेकअप करवा लेते हैं, रूटीन चेकअप करवा लेते हैं, ताकि उनको पता लगे कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो सिम्टम्स का होना जरूरी नहीं है कि साहब उसके फीवर आ रहा है या कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसकी वजह से वो टेस्ट करवा रहा है, ऐसा नहीं, रूटीन चेकअप करवा लेता हो। द गोल इज अर्ली डिटेक्शन। इसका पर्पज यही होता है कि मान लो हो भी गया, ठीक है, आपने मान के चलो पूरे साल वर्कआउट किया, अच्छे से डाइट ली, लेकिन फिर भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिम्टम्स तो कुछ भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आपने टेस्ट करवा लिया और उसमें जरा सी शुगर बढ़ी हुई आ गई या फिर और कुछ बढ़ा हुआ आ गया, तो अर्ली डिटेक्शन, उससे पता लग जाएगा
कि हाँ यार अभी तो कुछ नहीं, बढ़ना स्टार्ट ही हुई है, तो आप यदि दवाइयां स्टार्ट कर दोगे, मेडिसिन स्टार्ट कर दोगे तो रुक जाएगी। ऐसा वाला सिस्टम किसमें होता है? स्क्रीनिंग। ठीक है, दूसरा आता है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। ऐसा लगे सिम्टम्स आने लग जाए, जैसे मान के चलो आपके फीवर आ रहा है, फीवर आने के बाद में आप सोचो यार मैं तो करवा लेता हूँ, एक बार ब्लड टेस्ट करवा लगता हूँ, हो सकता है डेंगू मलेरिया हो सकता है, तो उस केस में अपन क्या करवाते हैं? ये डायग्नोस्टिक वाला। तो यदि किसी फीमेल को सिम्टम्स नजर आ जाए, उसको लगने लग जाए कि ऐसे नोट्स वगैरह बनी हुई या ट्यूमर वगैरह बनी हुई, तो उस केस में तो देखिए, परफॉर्म टू इन्वेस्टिगेट ए स्पेसिफिक कंसर्न सच एज न्यू लम्प्स, ब्रेस्ट पेन, निप्पल डिस्चार्ज, इट प्रोवाइड मोर डिटेल्स इमेजेस। और ये अपन जब भी एक्सरे करवाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स अपने को प्रोवाइड हो। मान के चलो इससे कंप्लीटली स्टडी नहीं हो पा रही है, कंप्लीटली स्टडी यदि इससे नहीं हो पा रही है, तो फिर अपन क्या करते हैं साहब? अपन करवाते हैं एमआरआई करवाते हैं, और भी बहुत सारे बायोप्सी हो गई, ये वाली सब चीजें अपन करवाते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी एक आदमी है, वो क्या हो गया साहब? एक्सीडेंट हो गया उसका, एक्सीडेंट होने के बाद में हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल आने के बाद में पता लगा यार उसके हाथ पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही थी, तो स्वेलिंग के टाइम पे डॉक्टर ने क्या लिख दिया? एक्सरे लिख दिया। एक्सरे लिखने के बाद में उसने एक्सरे करवाया, लेकिन उसमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं हुआ। तो बाद में क्या, लेकिन पेन बहुत हो रहा था उसके, तो डॉक्टर ने बोला एक बार सिटी स्कैन करवा लो। तो सिटी स्कैन ज्यादा डिटेल्स इमेजेस प्रोवाइड करवाती, वैसे ही सेम चीज यहाँ होती। तो फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं? 3D मेमोग्राफी करवाते हैं, डिजिटल, इसको बोलते हैं टोमोसिंथेसिस। तो देखिए, ए मॉडर्न टेक्निक दैट टेक्स मल्टीपल एक्सरे फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स क्रिएट 3 डायमेंशनल इमेजेस टू द ब्रेस्ट, हायर एक्यूरेसी। बाकी नहीं, दोनों मैंने बता दिए, ये तो करवाओ ठीक है, नहीं तो एमआरआई और बायोप्सी तो जरूर बताई जाती है बेटा। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए अपने पास में मेमोग्राफी का, एक स्क्रीनिंग मेमोग्राफी और दूसरी हो गई अपने पास में डायग्नोसिस मेमोग्राफी। ठीक है, चलिए अगला देखिए बेटा। अपन बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल का, तो अब ध्यान से सुने बेटा। यहां पर अपन जो एक्सरे करते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं बेटा। एक नॉर्मल एक्सरे की यदि अपन बात करें, और दूसरी यदि अपन बात करें ब्रेस्ट एक्सरे की। तो देखिए, नॉर्मल जो एक्सरे होता है ना, वो मेनली 40 केवीपी के ऊपर काम करता है। नॉर्मल जो एक्सरे लेते हैं उसमें मेनली केवीपी कितना लेते हैं अपन? 40 केवीपी से ऊपर लेते हैं, जबकि ब्रेस्ट के लिए अपन काम में लेते हैं बेटा 20 to 30 केवीपी तक की एक्सरे काम में लेते हैं। मतलब देखिए, यदि आपने एक्सरे क्लासिफिकेशन वाला नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लिया आप, जिसके अंदर अपन ने बात करी थी एक्सरे 2 तरीके की होती है, एक होती है सॉफ्ट एक्सरे और दूसरी होती है हार्ड एक्सरे। तो ये वाली जो एक्सरे होती है इनको बोलते हैं अपन हार्ड एक्सरे, और इनको बोलते हैं अपन सॉफ्ट एक्सरे, है ना। तो क्योंकि अपने को पता है जो ब्रेस्ट में होती है, जो क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं? लो केवीपी के एक्सरे काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा? लो केवीपी के। ठीक है, तो देखिए, यूजेस लो डोज एक्सरे 25 to 30 केवीपी, डिफरेंट टिश्यू एब्जॉर्ब रेडिएशन डिफरेंट। देखिए, यहां मैंने आपको बता दिया बेटा कि ये सब एटेन्यूएशन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है अलग अलग जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे वो अलग अलग तरीके से एक्सरे को एब्जॉर्ब करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे। ये सिटी स्कैन में भी देखा था अपने। ब्रेस्ट इज ए कंप्रेस्ड फॉर बेटर इमेज क्वालिटी। देखिए, ये वाली चीज देखिए बेटा, आप अपन ने बात भी करी थी इसकी, कंप्रेस करते हैं कंप्रेशन पैडल के द्वारा। कंप्रेशन पैडल काम में लेते हैं, कंप्रेशन पैडल से ही क्या होता है? कंप्रेस करते हैं ताकि इसकी इमेज क्वालिटी अच्छी आए। ठीक है, आगे देखिए बेटा, कंप्रेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कंप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इंप्रूव इमेज क्वालिटी, रेड्यूस रेडिएशन डोज और डिक्रीज मोशन ब्लर। ठीक है, कई बार क्या होता है साहब, अपन क्या ले रहे हैं? रेस्पिरेशन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस लेते टाइम जो इमेज है वो कैसी आ सकती है? ब्लर आ सकती है। जैसे आपको फोटो लेने के लिए बोला जाए फोन के अंदर, तो किसी भागते हुए इंसान की फोटो लो आप, तो सही आएगी या ब्लर आएगी? ब्लर आएगी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी तो उसकी आएगी नहीं। तो यही सेम चीज यहाँ होता है, कंप्रेशन पैडल से उसको क्या कर दिया आपने? प्रेस कर दिया और एक जगह स्टेबल कर लिया, तो उसकी वजह से उसकी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी? मोशन जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर ना? चलिए, इक्विपमेंट की यदि अपन बात करें तो देख रहे क्या क्या चीजें आएगी? एक्सरे ट्यूब आएगी, कंप्रेशन पैडल आएगा, डिजिटल डिटेक्टर या इमेज रिसेप्टर आएगा, और कंट्रोल पैनल आएगा। ठीक है, ये सब चीजें आएगी उसमें। आगे देखिए बेटा, अपन जो व्यूज लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अपन यदि हैंड की बात करें, मान लो हैंड का अपने को एक्सरे करना है, तो अपन क्या बोलते हैं? पीए हो गया, एपी हो गया, ओब्लिक हो गया, लेटरल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो ब्रेस्ट होते हैं उसकी भी 2 पोजीशन ली जाती है।
दो व्यूज लिए जाते हैं। कौन कौन से लिए जाते हैं? एक लिया जाता है क्रेनियोकोडल सीसीवी और दूसरा लिया जाता है एमएलओ मीडियो लेटरल। मतलब एक लेटरल ओब्लिक पोजीशन हो गई और दूसरी कैसे होगी? एपीपीए वाली जो पोजीशन होती है वो होती है। इमेज टेकन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कैसे लेते हैं बेटा? टॉप टू बॉटम। मान लो यूं ले लिया तो टॉप टू बॉटम यू वाली इमेज लेते हैं। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। सो मीडियल एंड सेंट्रल ब्रेस्ट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट दिखाई दे जाएगा? मीडियल वाला पार्ट और सेंट्रल वाला पार्ट आराम से दिखाई दे जाएगा। लेकिन साइड वाले पार्ट रखे वो कैसे दिखाई देंगे? उसके लिए अपन क्या लेते हैं? लेटरल पोजीशन लेते हैं, मीडियो लेटरल जिसको बोलते हैं। टेक एट एन ऑब्लिक एंगल, वो भी कितना लेते हैं साहब अपन? 45 डिग्री। जनरली मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुने। अपन एक पढ़ते हैं बेटा क्रेनियल एंगल और दूसरा पढ़ते हैं कोरल एंगल। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ये पेशेंट हो गया, ये एक्सरे ट्यूब हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रेस्ट की पोजीशन ली जाएगी। मान लो यदि ये सेंट्रल रे हो गई, अब यदि इस ट्यूब को क्या कर दिया जाए बेटा? सिर की तरफ घुमा दिया जाए, यूं ये एंगल दे दिया जाए, तो इसको तो बोलते हैं बेटा अपन क्रेनियल। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? क्रेनियल। और यदि यही पोजीशन कैसे कर दी जाए? यूं घुमा दी जाए, एक्सरे ट्यूब को यूं घुमा दिया जाए, एंगल कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं अपन कोडल। तो यहीं से वर्ड आया बेटा, ठीक है कि नहीं? एमएलओ ये एंगल जो देता है अपन किस तरीके से देते हैं? इस तरीके से देते हैं। क्लियर है? इंक्लूड अपर आउटर क्वाड्रेंट एंड एक्सिलरी टेल। देखिए जो पार्ट बच गया वो किस में आ जाएगा? इस एमएलओ वाले में आ जाएगा, मीडियो लेटरल ऑब्लिक। आगे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड। जनरली यदि अच्छी इमेज अपने को यदि चाहिए तो मेनली कौन सा व्यू काम में लिया जाता है? यही काम में लिया जाता है। जैसे मान के चलो लेटरल व्यू जो हैंड का होता है ना, बहुत कम किया जाता है क्योंकि सारी की सारी जो बोन्स है वो क्या हो जाती है? ओवरलैप हो जाती है। तो इसकी मेनली या तो ओब्लिक लिया जाता है या फिर पी लिया जाता है। ऐसे ही अपने पास में यहाँ मेनली कौन सा लिया जाता है? मीडियो लेटरल वाला पार्ट लिया जाता है, ठीक है। राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। आगे देखिए बेटा इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब अपन करते क्यों है? तो सबसे पहले आता है बेटा पैल्पेबल ब्रेस्ट लंप, ब्रेस्ट पेन, निप्पल डिस्चार्ज, स्किन चेंजेस, थिकनिंग एंड डिम्पलिंग। आगे देखिए फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। देखिए कई बार जो लड़कियां होती है, लेडीज होती है, उनकी मदर को यदि ब्रेस्ट कैंसर है तो चांसेस रहते हैं कि उसमें भी आ जाए, तो इस वजह से भी करवाते हैं ये। रूटीन स्क्रीनिंग इन वुमेन्स, ठीक है कि नहीं? जनरली स्क्रीनिंग के लिए भी करवा लेती है। मैंने अभी बताया कि मान लो आप सब कुछ सही सही चल रहा है लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि बॉडी का एक बार रूटीन चेकअप तो करवा ही लिया जाए, तो रूटीन के तौर पर भी ये एक्सरे करवाया जाता है। आगे देखिए बेटा कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस केस में ये नहीं करवाते हैं? तो देखिए सबसे पहले प्रेगनेंसी के केस में, क्योंकि चाइल्ड बियरिंग की यदि बात करेंगे अपन, पेट में जब बच्चा होगा तो उसको क्या होगी साहब? एक्सरे बहुत ज्यादा मात्रा में लगेगी, इस वजह से इसको अवॉइड किया जाता है। अगला देखिए सीवियर ब्रेस्ट इन्फेक्शन या पेन। जब सीवियर मतलब बहुत ज्यादा तेज हो वो चीज, तो उस केस में भी अपन नहीं करवाते। रिसेंट ब्रेस्ट सर्जरी, अभी क्या हुई है साहब? ब्रेस्ट की क्या हुई है? सर्जरी हुई है, तो उस केस में भी ये नहीं करवाते मेनली, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या हो गया बेटा? डिटेक्ट कैंसर एट अर्ली स्टेज, ये तो फिक्स बात है बेटा। यदि सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो फिर अपने को ही करवानी चाहिए मेमोग्राफी। और ये मेमोग्राफी के अंदर सबसे पहले क्या चीज डिटेक्ट होती है बेटा? कैंसर। और आप समझिए इस चीज को, कैंसर की दो स्टेजेस होती है बेटा, एक अर्ली स्टेजेस होती है, एक लेट होती है। इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीटमेंट क्या है? पॉसिबल। इसमें नहीं है। इसमें अर्ली, इस लेट की भी दो फेज कर लिया अपन, अर्ली और लेट। एक बहुत ही लेट हो गया, हुए पता नहीं जमाने हो गए, तो इस केस में फिर क्या होती है? पेशेंट की डेथ ही होती है लास्ट में, फाइनल इलाज यदि नहीं मिलता है तो इस तरीके से बढ़ती जाती है बेटा। तो देखिए यहाँ पर एडवांटेज क्या होगा? डिटेक्ट कैंसर एट अर्ली स्टेज, नॉन इन्वेसिव एंड क्विक प्रोसीजर होता है। नॉन इन्वेसिव मतलब बिना चीरफाड़ के। एक्सरे में चीरफाड़ कहाँ होती है, ठीक है। हाई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी और वाइडली अवेलेबल, खूब सब जगह हर एक हॉस्पिटल में आपको मेमोग्राफी की मशीन मिली जाएगी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या होता है? एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये मैंने बता दिया बेटा। एक्सपोजर तो बार बार होंगे, अब बार बार एक्सपोजर होंगे और सॉफ्ट टिश्यू है तो रेडिएशन का खतरा तो रहेगा। डिस्कम्फर्ट और पेन ड्यू टू द कंप्रेशन, कंप्रेशन की वजह से क्या होगा? हो सकता है जो लेडीज हो, जैसे मान के चलो नोट्स बन गए ब्रेस्ट के अंदर और यदि प्रेस किया जाएगा कंप्रेशन पेडल से तो बहुत ज्यादा पेन हो सकता है,
तो उस केस में भी दो डिसएडवांटेज है, मे गिव फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स। यदि हो सकता है कई बार रिजल्ट जो आते हैं वो नेगेटिव भी आते हैं, क्योंकि कई बार देखो नहीं होता, आपने मान लो ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में देखा यार अभी मैंने 15 दिन पहले करवाई थी तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फिर एक बार आप वापस रिपीट करवा लेते हो उसको, कि एक बार वापस रिपीट करवाते हैं, दूसरी लैब से करवा लेते हैं, हो सकता है उनकी मशीन में दिक्कत हो, तो ये वाला भी रहता है उसमें। आगे देखिए लेस इफेक्टिव इन डेंस ब्रेस्ट, जो कठोर ब्रेस्ट होते हैं उनके लिए क्या होता है, लेस इफेक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पर तो अपन क्या काम में लेते हैं, सॉफ्ट एक्सरे काम में लेते हैं, मेनली क्या काम में लेते हैं अपन, सॉफ्ट एक्सरे काम में लेते हैं, तो फिर हार्ड पार्ट को कैसे डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है इसका। बोलो क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, सारे इसके इफेक्ट आगे। आगे देखिए बेटा, एक ये जो मेमोग्राफी होती है, अपन ने बात करी थी स्टार्टिंग में इसके डायग्नोस की, ठीक है, तो डायग्नोसिस के लिए एक बायरेट सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा, एक बायरेट सिस्टम होता है जिसको कोड दिए गए हैं। कोड क्या दिए गए, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये कैंसर की स्टेजेस को नहीं बताएगी, ये जो है ये कैंसर की स्टेजेस को नहीं बताएगी, ये केवल एक डायग्नोस को बताएगी, जो रेडियोलॉजिस्ट बताता है कि जो सेल्स है वो कितनी डेवलप हुई है और वो कैसे नॉन कैंसर से कैंसर सेल में कन्वर्ट होने जा रही है। जैसे कैंसर की यदि दो पार्ट अपन कर रहे हैं, ठीक है, एक हो गया अपने पास में नॉन कैंसरस वाला पार्ट, नॉन कैंसरस मतलब मान लो ट्यूमर बन तो गई लेकिन वो कैसी है, बिनाइन है अभी भी, और वो धीरे धीरे यदि आपने ध्यान नहीं दिया, उसको ऑपरेट नहीं करवाया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसरस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से यहां तक का सफर बहुत बड़ा होता है, तो उनको क्या दे दिया, नंबर दे दिया गया, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इनको बोलते हैं पर बायरेट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा इनको, बायरेट सिस्टम। बाइनरी जैसा नहीं आता 0 1 0 1, ऐसा वाला सिस्टम हो गया ही। तो ये क्या होता है, अलग अलग टाइम पे ये जो सेल्स है इनकी क्या बताएगी, कंडीशंस बताएगी कि ये कैसे डेवलप हो रही है। तो जैसे 0 1 2 3 में कोई दिक्कत नहीं होती है, धीरे धीरे क्या होता है, लम्स बनने स्टार्ट ही होते हैं, लेकिन फिर 4 तक पहुंच गई और 4 में यदि डिटेक्शन हो गया, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट इधर की तरफ आ गया ना, तो डिटेक्शन हो गया, तो फिर अपन क्या बताते हैं, बायोप्सी वगैरह बताते हैं, कंफर्मेशन करवाते हैं उनसे, फिर 5वीं स्टेज आ जाती है, फिर 6ठी आ जाती है, ठीक है। तो देखिए सिस्टम क्या होता है, इसके अलग अलग स्टेज अपन देखते हैं। देखिए बायरेट्स, बायरेट्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है बेटा। ये एक डायग्नोसिस की तरीका है, ये मेमोग्राफी का यदि डायग्नोस आप करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं, बायरेट सिस्टम काम में लेके करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैटेगरी कि बायरेट्स देखिए कितने तरीके के हो सकते हैं, 6 तरीके, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके की, 7 स्टेजेस की हो सकती है। असेसमेंट कि उसके अंदर क्या नजर आ रहा है, नजर क्या आ रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, और रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी की रिस्क कितनी उस केस में। तो सुने साहब, सबसे पहले आते हैं बायरेट्स 0, इनकम्प्लीट मतलब कुछ भी नहीं उसमें, नॉर्मल है, नीड्स एडिशनल इमेजिंग, स्पॉट व्यू, अल्ट्रासाउंड और कंपैरिजन विद ओल्ड लम्स, तो कुछ नहीं, मैलिग्नेंसी मतलब मैलिग्नेंसी कुछ भी नहीं है। आगे देखिए बायरेट सिस्टम फर्स्ट की यदि अपन बात करें तो नेगेटिव, सब चीजें नेगेटिव आ रही है अपने अकॉर्डिंग आ रही है। तो रूटीन स्क्रीनिंग, ठीक है, जैसे मैंने बताया बेटा एनुअल मेमोग्राम मतलब साल भर में कोई टेस्ट करवाए अपन, तो वैसे तो मैलिग्नेंसी 0%, कोई खतरे वाली बात नहीं है, मैलिग्नेंसी का मतलब खतरा, ठीक है। यहां देखिए बेटा आगे बायरेट्स अब बिनाइन मतलब क्या हो गई, नॉन कैंसर मतलब ट्यूमर तो है लेकिन वो कैसी है, नॉन कैंसरस है। तो रूटीन स्क्रीनिंग, सिस्ट वगैरह स्टेबल, ये कुछ भी बन सकते हैं, जैसे सिस्ट वगैरह बन गई, गांठें बन गई छोटी छोटी, तो ये तो अभी भी लेकिन खतरा 0% है, अभी भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बात करें अपन बायरेट्स थर्ड सिस्टम की, यदि बात करें, यदि बायरेट्स थर्ड नंबर आ रहा है तो प्रोबेबली बिनाइन ही है, अभी भी बिनाइन ही है। शॉर्ट इंटरवल फॉलोअप यूजुअली 6 मंथ, मतलब उस पेशेंट को बोल दिया जाता है कि 6 मंथ बाद में एक बार आप वापस रिपीट करवा ली इस टेस्ट को, ठीक है कि नहीं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको 6 महीने बाद में रिपीट जरूर करवा ले। तो जो खतरा रहेगा वो कितना रहेगा, 0 से तो ज्यादा रहेगा लेकिन 2 से कम रहेगा। देखिए आगे बात समझ में, आगे देखिए बेटा बायरेट्स 4, बायरेट्स 4 में ये सस्पिशियस है, यदि आपके नंबर ये आ रहा है, ठीक है, ये वाली कैटेगरी आ रही है, तो फिर सस्पिशियस कंडीशन हो जाएगी, मतलब 50-50% हो गया कि साहब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बायोप्सी शुड बी
कंसिडर्ड, इसमें क्या करते हैं बेटा, बायोप्सी करवाते हैं, फिर इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, 4A 4B 4C। ये सब रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं ना उनका काम होता है। जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है बेटा, ऑन्कोलॉजिस्ट और साथ में रेडियोलॉजिस्ट, इन्हीं का काम ये होता है बेटा, यही डिफाइन करते हैं। ये अपने लेवल पे बात ये नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वो इसी तरीके से पढ़ते हैं। मतलब देखिए कितना परसेंट हो गया, 2% से तो ग्रेटर हो गया, 95% से कम हो गया। ठीक है, अगले जो केस आते हैं वो हाईली क्या होते हैं बेटा, सस्पिशियस कंडीशन होती है ये। अगले यदि केस की बात करें अपन 2 की, तो देखिए आगे देखिए, बायराइट सिस्टम ये हाईली सजेस्टिव होता है, फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट कर दिया जाता है कि ये है, फाइंड आउट हो गया आपके, अब आपको इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। तो देखिए, बायोप्सी इज मैंडेटरी, हाई सस्पिशियस ऑफ कैंसर, मतलब जो नॉर्मल सेल्स थी, जो नॉन कैंसर सेल्स थी, वो किस में कन्वर्ट होने लग गई है, कैंसर सेल में कन्वर्ट होने लग गई है, और 95% मतलब मैलिग्नेंसी खतरा जो है बढ़ गया है। अब आगे देखिए बेटा, बायराइट 6 की यदि अपन बात करें तो नॉन मैलिग्नेंसी, ये तो पता ही हो गया, यदि लास्ट स्टेज आ गई, स्टेज नहीं है, अभी भी बोल रहा हूं, कैंसर की स्टेज नहीं है बेटा ये, कि साहब कैंसर इस स्टेज में पहुंच गया है, ये डायग्नोस है कि साहब जो डेवलपमेंट हुआ है सेल्स का वो कितना हो गया। तो मैलिग्नेंसी होगी, बायोप्सी प्रूफ कैंसर, यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये खतरा कितना परसेंट है, 100% है। ध्यान से समझे, देखिए जो बायराइट सिस्टम है, ये ट्यूमर की जो है कैंसर की स्टेजेस नहीं बता रहा, कैंसर है जो है उसकी स्टेजेस नहीं बता रहा है ये। सर स्टेजेस नहीं बता रहा तो फिर क्या कर रहा है ये, एक सिस्टम बना रखा है कि साहब यदि अपने को ट्रीटमेंट करना है मेमोग्राफी के अंदर, कि अपने को ट्रीटमेंट तक किसी पेशेंट को लाना है, तो अपन किस केस में ला सकते हैं। तो छठा केस यदि आ गया अपने पास में, तो उस केस में आपको फिर क्या करवाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो क्या हो गया साहब, जैसे स्टार्टिंग में अपने पास में क्या थी, नॉन कैंसरस, तो कोई टेंशन नहीं थी। धीरे धीरे क्या हो गई साहब, उनके रूटीन टेस्ट वगैरह करवाते रहे, 6 मंथ में ले गए कि साहब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लीजिए या फिर MRI करवा लीजिए। बाद में फिर यदि बायराइट 6 पर पहुंच गए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट भी फिर जैसे कीमोथेरेपी होगी, रेडियोथेरेपी हो गई, अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख ले, ट्रीटमेंट के अलग अलग टाइप बता रखे। तो ट्रीटमेंट होते हैं फिर इनके, या तो कीमो करवाओ, केमिकल से उसको हटवाओ, सर्जरी करवाओ, रेडियोथेरेपी, ये सब चीजें उसमें। तो ये यहां से स्टार्ट हो जाती है B4 के बाद में, क्योंकि और ये जब कब स्टार्ट होगी बेटा, बायोप्सी के कंफर्मेशन के बाद में, बायोप्सी के कंफर्मेशन के बाद में, कि बायोप्सी के अंदर ये जो बिनाइन ट्यूमर है किस में कन्वर्ट हो गई है, मैलिग्नेंसी के अंदर आ गई है तब। ठीक है, तो ये था अपने पास में पूरी तरीके से मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी के अंदर जो स्टेजेस आती है उसके बारे में अपन ने बात कर ली, कब करवाते हैं और टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये था अपना मेमोग्राफी। इसके मशीन वाला पार्ट और होता है कि जो मशीन होती है ना वो किस तरीके से वर्क करती है, तो मशीन वाला पार्ट भी अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। यदि आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी समझना चाह रहे हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको PDF वगैरह चाहिए जो भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उसके लिए PCW+ जो टेलीग्राम चैनल है वो जो आप जरूर ज्वाइन कर ले। आपको यदि डिटेल नोट्स चाहिए तो आप ये जो ऐप है ये इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, PDF नोट्स जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, साथ में इंग्लिश में भी मिलेंगे। टेस्ट आपको इसमें अवेलेबल जरूर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप यदि फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल को देख रहे हो तो एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आपको और देखने को मिलेंगे। रेगुलर ये वीडियोस रह रहे हैं तो आप अपनी जो तैयारी है उनको आराम से मजबूती दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।